सब लोग फाइन, पढ़ाई ठीक चल रही है? चलिए, मैंने आपके लिए क्या नीट का पेपर सॉल्व कर रहा था, अब वो नहीं कराऊंगा, मैंने उसको पूरा उस पर डाल दिया है, देखा है सबने? अभी 81 क्वेश्चन तक डाल पाया। बहुत टाइम लगता है उसमें, कैसे टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन देखना, फिर उसका एनसीईआरटी में खोलना, एनसीईआरटी के फोटो लेना, फिर उसको लोड करना, तो टाइम उसमें काफी लगता है। लेकिन मैंने जो काम किया है वो बहुत शानदार है। मजा आया तुम लोग को? कितने देखा है? पूरा पूरा देख लिया 81 तक? बहुत बढ़िया। एक ही हाथ उठा है, बाकी लोग इसका मतलब सही नहीं चल रहे। 81 क्वेश्चन तक देख डालना था कि यार आखिर है क्या, एक एक क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी से आया है, मैंने उसके एक एक ऑप्शन भी लिए हैं, एक एक ऑप्शन समझाया है मैंने। जैसे 4 ऑप्शन आते हैं तो चारों ऑप्शनों को समझाया है कि ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है। एनसीईआरटी में उनके स्टेटमेंट एज इट इज हैं, एज इट इज स्टेटमेंट है बिल्कुल। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखें, न्यूमेरिकल सब वैसे के वैसे हैं। एक या दो न्यूमेरिकल में उनने क्या किया है, केवल वैल्यू बदल दी है। जैसे 4.77 है तो 3.27 कर दिए, बस। बाकी तो कोई वैल्यू बदलने से कोई कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो मैं तुमसे सबसे बार बार बोलता हूं कि तुम ये गलती मत करो। एनसीईआरटी की चारों बुक्स की स्टडी बहुत अच्छे से करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व तो करो। स्ट्रक्चर आप एटम का ही क्वेश्चन देखो तो वो वाला आया, विविध भारती वाला देखो, आया कि नहीं? सीधा एनसीईआरटी से। और पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे वो भी एनसीईआरटी से है। पिछले साल का पेपर भी पूरा मैंने नेट पे डाल दिया उसको भी, और उसको भी एक बार चेक कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बतलाता हूँ, 3 चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए, तीसरी के अलावा चौथी करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? पहले जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ वो बिल्कुल अक्षर सा याद होना चाहिए, बिल्कुल अक्षर सा, मतलब कि हाँ ये कॉपी एक एक वर्ड याद है, मेरी गारंटी है। उससे बाहर कभी क्वेश्चन जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं। तो ठीक है। दूसरा, अपने को बुक रीड करना है, बुक की रीडिंग लेना होती है। तो एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी बुक फॉलो मत करो, बिल्कुल वही की वही लैंग्वेज दिखती है अपने, ठीक है? आज से नहीं, 5 साल से बिल्कुल कंटिन्यू एनसीईआरटी से पेपर है। इसके पहले थोड़ा इधर उधर हो जाता था, इस साल मैंने डाला तो 90% है, लेकिन है 100%। अब 90% ऐसा डाल दिया कि अब जैसे वो आया था 2,6 डाइमिथाइल 4-डेक्सीन, अब वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन यार अगर अपने को आता है तो बन ही जाएगा, है कि नहीं? वो कोई क्वेश्चन वैसा थोड़ी है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज वाला हो। तो ऐसे हिसाब से अगर आप देखें तो बिल्कुल 100% एनसीईआरटी का पेपर है। और इसमें ही नहीं, आईआईटी मेंस में भी पूरा एनसीईआरटी का पेपर आता है, बिल्कुल आप देख लो तो आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है? पिछले साल के पेपर पूरे सॉल्व करो, रिपीट हो रहे हैं। मैंने सब क्वेश्चनों में बोला है कि कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन रिपीट आपको एनसीईआरटी मतलब पिछले साल आए हैं, सब हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। तो बच्चों आपसे बस यही मेरी विनती है कि तुम लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करो। पहले दिक्कत आएगी, आएगी दिक्कत रीड करने में, गुस्सा आते अपन क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन होती, लेकिन फायदा वही देगी। और जब मैं समझा ही रहा हूँ, पूरा एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, तो सिर्फ आपको जरूरत पड़ने पे एनसी, और मैं रीडिंग की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग कौन सी करनी है, ठीक है? आप पूरा स्ट्रक्चर आप एटम डला हुआ है उससे, एनसीईआरटी की एक भी वर्ड रीडिंग मत करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक भी वर्ड एनसीईआरटी से रीड मत करना। फिर क्या करना एनसीईआरटी से? उसमें जो उदाहरण दिए हैं, उसमें जो इन टेक्स्ट, मुझे हिंदी में मालूम क्या बोलते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं वो, और लास्ट में चैप्टर खत्म हो जाने के बाद एक्सरसाइज भी है, वो 3 स्टेप एक्सरसाइज कर लो। जैसे आज साल का क्वेश्चन एग्जाम्पलर का ही है वो, विविध भारती में आवृत्ति जो दी है वो 1368 किलो हर्ट्ज है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? इतना सिंपल क्वेश्चन बताओ, और वो भी सीधा एनसीईआरटी अपनी बुक का। बहुत सारे बच्चों को तो उसका आंसर ही याद था कि 219,
बहुत सारे बच्चों को याद था सीधा आंसर कि यार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो 219 किया हुआ है, आप एक बार कर लेते हो ना तो क्वेश्चन लगभग लगभग अपने को याद हो जाता है। नहीं है, याद नहीं है, डायरेक्ट याद नहीं है, तो कोई बोल दे, दिखा दे, तो एकदम अपने को याद हो जाता है यहाँ इसका आंसर ये। तो आप सब लोग एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार हैं, और मेरी गारंटी है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन और रह गए, तो वो मैं आज कर पाऊंगा उसको लोग, तो आज कर दूंगा, आप देख लेना पूरे बढ़िया से। आंसर देना अलग चीज है कि आंसर मैं दे देता आपको, तो वो अलग चीज है, ठीक है, या फटाफट सॉल्व करके ये हो रहा है, ये आंसर है, वो दैट इज डिफरेंट। वो तो 10 मिनट 15 मिनट का काम था मेरे लिए, लेकिन वो समझाना, चारों ऑप्शन समझाना, क्यों ये गलत है, क्यों ये सही है, एनसीईआरटी की एक एक पेज मैंने आपको खोल के फोटो लेके ये बतलाए हैं कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो ये मेरा एम था, ये एम नहीं था कि आप केवल पेपर सॉल्व कर दिया हो गया, एम नहीं था। मतलब बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आप जिस बुक को पढ़ रहे हो उस बुक से 100% पेपर है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पीरियोडिक टेबल चल रहा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश समझाया था। ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना, प्रभावी नाभिकीय आवेश की कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल नाम याद हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। जिसकी आवेश ज्यादा होता है उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी ज्यादा होगा, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। और यह केवल किसमें देखा जाता है, आवर्त में, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दायां एक ही आवर्त में जाने पर, और समूह में ऊपर से नीचे उसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लिखा है ना सबने। तो आपको ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान स्थिर रहता है, तो बात ही खत्म हो गई, केवल कहां देखना है, बोलो, आवर्त में, लेफ्ट से राइट देखना है, और उसमें भी क्या है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, तो इतनी सी बात है। चलिए अब अपन त्रिज्या की स्टडी करते हैं, और आपको त्रिज्या समझाते हैं, पूरा लिखिए, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या, तो परमाणविक त्रिज्या सीधी बात है, ये नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी है, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी हो, और ये आखिरी आर्गन, ये सबसे अंतिम कोश हो गया, ये अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो नाभिक से, इस नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी, ये अंतिम कोश हो गया, अंतिम कोश हो गया, तो नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणविक त्रिज्या बोलते हैं, हो गया, सिंपल है। अब परमाणविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, अब थोड़ा सा अपन आयनिक त्रिज्या के बारे में समझते हैं। ये आयनिक त्रिज्या बोल रहा हूं, दिमाग लगाना, उदासीन परमाणु, ये उदासीन परमाणु के लिए है, परमाणविक त्रिज्या परमाणु तो उदासीन होता है, ठीक है। अब अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, धनावेश ज्यादा हो जाएगा, तो धनावेश नाभिक में ज्यादा है, तो त्रिज्या कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, बताओ, कम होनी चाहिए, तो धनायन की त्रिज्या, धन आयनिक त्रिज्या, धन आयनिक त्रिज्या, ये जब धनायन बन जाता है कोई का, तो धनायनिक त्रिज्या हमेशा कम हो जाती है,
धनायनिक त्रिज्या हमेशा परमाणविक त्रिज्या से कम होती है। समझ गए? अब भी अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। और सोचो ऋणायनिक त्रिज्या, तो ऋणायनिक त्रिज्या हमेशा ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, नाभिक में आवेश कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विकर्षित करेंगे, तो त्रिज्या एकदम बढ़ जाएगी, त्रिज्या एकदम बढ़ जाएगी। तो ये ऋणायन की त्रिज्या एकदम ज्यादा हो जाएगी। ये नाभिक है और ये ऋणायन है, तो ऋणायन की त्रिज्या, ये धनायन है, ये धनायन है और ये ऋणायनिक त्रिज्या है। ये ऋणायनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, धनायनिक त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या कम होगी और परमाणविक त्रिज्या बीच में होगी। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, तुमको जो नीट में आया वही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आयोडीन एटम का। ठीक है, आयोडीन एटम का एग्जांपल आपको नीट में आया है, वो मैं समझा रहा हूँ। इधर देखना है, हटा दो उसको, इसकी जरूरत नहीं है, बस नाम लिख लेना है। ध्यान देना, क्वेश्चन है आई प्लस आई माइनस की त्रिज्या का क्रम। ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। आई बेटा देखो एटम, इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी, क्योंकि जब परमाणु उदासीन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे को याद है, मैं लिख दे रहा हूँ 53 प्रोटॉन तो 53 इलेक्ट्रॉन बराबर है, 53 प्रोटॉन तो 53 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आई जो होगा वो ये हो गया, सपोज यहां से यहां तक ये मैं यहां लिख देता हूं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 53, ये नाभिक हो गया इसका, ये नाभिक हो गया, और यहां तक ये आखिरी कोष तक की दूरी ये हो गई। अब बताओ, अगर ऋणायन आप बनाओगे, ऋणायन बनाओगे तो प्रोटॉन तो 53 है, उनमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज कितना है 53 है, वो तो बदलाव होगा नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाएगा, 54 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 54 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो क्या करेगा वो, विकर्षण, अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, विकर्षण करेगा। विकर्षण करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऋणायन की त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो ये ऋणायन की त्रिज्या हो गई आपकी, ये आई नेगेटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 54 और प्रोटॉन कितने हैं 53। यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये उदासीन परमाणु है, और जहां इलेक्ट्रॉन आए तो ये आई नेगेटिव आयन, ये आई जीरो है। समझ आ गया? तो ऋणायन की त्रिज्या हमेशा परमाणविक त्रिज्या से बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और पहले के अंदर के इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन, विकर्षण ज्यादा होता है, तो ये आपका त्रिज्या सबसे बड़ी हो जाएगी, ऋणायन की त्रिज्या हो गई। और धनायन, बोलो प्रोटॉन कितने हैं 53, इलेक्ट्रॉन कितने बचे 52, नाभिक में चार्ज, नाभिक में जो चार्ज है वो 52 है, प्रोटॉन 52 है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन 53 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कम हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक अपनी तरफ खींच लेगा। ये देखिए धनायन की त्रिज्या आई प्लस आयन की त्रिज्या और कम हो जाएगी। तो सबसे छोटी त्रिज्या होती है आई प्लस आयन की, उससे बड़ी त्रिज्या होती है परमाणविक त्रिज्या 0 की, और उससे बड़ी त्रिज्या होती है आई नेगेटिव आयन। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा ही गया है किसी को। तो हमेशा किस बात का ध्यान रखना है, परमाणविक त्रिज्या बीच में है, ऋणायन त्रिज्या हमेशा ज्यादा है, धनायन त्रिज्या हमेशा कम। यहाँ आकर्षण अधिक है। अब
इसका चाहो तो आप शॉर्टकट लिख लेना कि नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, तो आकर्षण ज्यादा, त्रिज्या। यहाँ पर विकर्षण अधिक है, किनके बीच? इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। जो आया हुआ है टोटल तो 53 होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा आया है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण ज्यादा रहेगा, विकर्षण रहेगा तो फैल जाएगा, त्रिज्या ज्यादा रहेगी। एक शॉर्टकट लिख लेना चाहिए तो अपने को बातें ध्यान देती हैं। आ गया बच्चों समझ में? तो ये क्वेश्चन आप किसी के लिए भी, अब जरा और दिमाग लगाना, अगर मान लो धनावेश बढ़ता जाए, धनावेश बढ़ता जाए तो त्रिज्या क्या होती जाएगी? कम, और ऋणावेश बढ़ता जाए तो त्रिज्या क्या होती जाएगी? ज्यादा, है ना? ये किसी परमाणु, किसी पर्टिकुलर परमाणु की बात की जा रही है, किसी समान तत्व या एक ही तत्व, एक ही तत्व के ऊपर धनावेश बढ़े तो त्रिज्या घटते जाती है, घटते जाती है। यदि धनावेश बढ़ता है तो त्रिज्या घटती है, और एक ही तत्व के ऊपर यदि ऋणावेश बढ़े, ऋणावेश बढ़े तो त्रिज्या बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। ऋणावेश बढ़ने पे त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? ऋणावेश बढ़ने पे त्रिज्या हमेशा क्यों बढ़ती है? क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन में क्या बढ़ने लगता है? विकर्षण। विकर्षण बढ़ेगा मतलब क्या होगा? दूर जाएगा। दूर जाना माने क्या हो गया? त्रिज्या बढ़ना। आ गया समझ में? जैसे मैं उदाहरण देता हूं एक, ये देखो, जैसे आपको बोल दिया जाए, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन परमाणु ये 0 है, ये परमाणु। अब नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया, नाइट्रोजन पर 2 पॉजिटिव चार्ज लिया, नाइट्रोजन पर 3 पॉजिटिव चार्ज लिया, उल्टा कर दो, नाइट्रोजन पर 1 -1, नाइट्रोजन पर 2 -1, नाइट्रोजन पर 3, ठीक है, 3 निगेटिव। अब बताओ समझ आई बात कि नहीं? तो इसमें क्या होगा? इसमें इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो प्रोटॉन तो सभी में 7 है बच्चों, प्रोटॉन तो सभी में 7 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन बोलो? 8। ये -1 चार्ज, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 9, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे, नाभिक का आवेश तो क्या है? सब में बराबर है, ये सब में बराबर है। तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी? जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। उससे कम ये, और सबसे छोटी त्रिज्या इसकी होगी, इससे बड़ी इसकी होगी, इससे बड़ी त्रिज्या इसकी होगी, इससे बड़ी त्रिज्या इसकी होगी, इससे बड़ी इसकी होगी, और सबसे बड़ी त्रिज्या इसकी होगी। आ गया समझ में? तो त्रिज्या का यह सिंपल रूप है जिसे हमको समझना है। आप बोले सर ये तो समझ आ गया, अब ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन अगर मान लो तुमको इस तरह पूछा जाए, ध्यान देना, समझो, लिख लिया है?
अब बताओ, इनमें त्रिज्या का क्रम बताना है नाइट्रोजन की। इसमें यहां ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, इनमें नाइट्रोजन की त्रिज्या का क्रम बताना है कि सबसे बड़ी से सबसे छोटी की तरफ, या उल्टा भी हो सकता है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमको इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होगी। ये बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था सबको निकालना आता है कि नहीं? ये तो बहुत सिंपल चीज है यार, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। वैसे मैं सिखाऊंगा रिडॉक्स में, रिडॉक्स का है ये ऑक्सीकरण अध्ययन। तो ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालो इनकी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसमें नाइट्रोजन की त्रिज्या बताना है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +1। कितने जुड़े हैं? 3, तो +3, तो नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी? -3। नाइट्रोजन हो गया -3, यहाँ नाइट्रोजन हो गया 0 क्योंकि N2 है, यहाँ N2 है, ऑक्सीजन -2 होता है और 2 नाइट्रोजन जुड़ा है तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? +1। कैसे निकालोगे? ये -2 है, ये निकालना है आपको, ये 2 है, ये x, टोटल का सम 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? +1। ऐसे निकाल दिया, ये +1 होगी, ये -2 तो ये +2 हो जाएगी। आ गया समझ में? ये +3 हो जाएगी, ये +4 हो जाएगी, ये +5 हो जाएगी। अब बताओ, ये सामने है तुम्हारे, तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन का। इसका -3 का रेडियस सबसे बड़ा होना चाहिए, इसका कम हो जाना चाहिए, इसका और 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 कम, और सबसे कम। क्या लिखा है देखो, समझ गए? यदि धनावेश बढ़ता है तो त्रिज्या कम होती है और ऋणावेश बढ़ता है तो त्रिज्या बढ़ती है। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इसमें नहीं, ये क्वेश्चन आया क्रोमियम में। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है, क्रोमियम की त्रिज्या सबसे बड़ी किसमें है? ए ऑप्शन दे दिया K2Cr2O7, बी ऑप्शन दे दिया CrO4, सी ऑप्शन दे दिया CrCl3 और डी ऑप्शन दे दिया CrCl। क्या आया है? कितना सिंपल है, इसको देखो तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 आएगी, यहाँ पर +3 आएगी, ये -1 -3 हो गया तो ये +3 हो गया, यहाँ पे -1, ये 2 है, -2 हो गया तो ये +2 हो गया, और ये +6। अब बताओ, ये निकालना तो तुमको आना चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्या होना चाहिए बताओ, आंसर कौन सा होना चाहिए? ये तुम्हारे पास विद्या लिखी रखी है, जिस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उसकी जो आकार बड़ा होता है। अब बताओ, इस पे किसी पे सबसे छोटा आकार, इन दोनों का आकार तो बराबर है क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्थाएं बराबर रहेंगी, और इसका आकार थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका आकार सबसे बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, आ गया समझ में? नहीं आया? पॉजिटिव चार्ज सबसे कम, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा त्रिज्या क्या होगी? कम। अब और कैसे समझाएं बताओ? तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, किसी एग्जाम में आया है, पर आपका तरीका समझा दिया मैंने, ये लिख दिया, इससे आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। हो गया क्लियर? तो ये आपको धनायन, ऋणायन और परमाणु की त्रिज्या का आकार और संबंध समझा दिया मैंने। अब लिखिए अगला।
अब एक होती है वांडर वाल त्रिज्या। पहले सहसंयोजक त्रिज्या लिखो, पहले सहसंयोजक त्रिज्या, ध्यान से सुनना। इस साल त्रिज्या का कौन सा क्वेश्चन आया है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन का क्वेश्चन त्रिज्या के लिए। चलिए, सहसंयोजक त्रिज्या। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बंध बनता, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच जो बंध बना, ये कौन सा बंध होता है? बताओ जल्दी, ये जो बंध बना ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। ठीक है, कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। ये इलेक्ट्रॉन है, इनको आप ऐसा भी बना सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन है, इनको आप ऐसा भी बना सकते हो। ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। नाभिक से नाभिक तक की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाई? बंध लंबाई। ध्यान से सुनना, क्या कहलाई? बंध लंबाई। इसका नाभिक इसके नाभिक के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये है बंध लंबाई। ये इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बन गया। अब यहां से ये नाभिक है, ये नाभिक है, ठीक है। तो बच्चों, ये नाभिक से इस नाभिक तक की दूरी, ये बंध लंबाई हो। इसका आधा, आधा निकाल लो इसका, बंध लंबाई का आधा, ये बंध लंबाई का आधा कहलाएगी सहसंयोजक त्रिज्या। हो गया बात क्लियर? हो गई कि नहीं बात क्लियर? तो सहसंयोजक बंध लंबाई का आधा क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या। तो लिखो, ये बन गई आपकी सहसंयोजक त्रिज्या, ये बन गई आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। तो जब आप सहसंयोजक बंध बना लो, तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, ये नाभिक से इस नाभिक के बीच की दूरी क्या है बेटा? और उसका आधा सहसंयोजक त्रिज्या। हो गया क्लियर? सहसंयोजक त्रिज्या। अब ध्यान से सुनना, लिख ली, बना लिया सबने? अब मुझे बताओ कि ये नाभिक है, इस नाभिक से यहां तक की दूरी क्या कहलाई? ये यहां तक, ये पूरा परमाणु, ये नाभिक है, ये नाभिक हो गया, यहां तक की दूरी ये क्या कहलाती है? जल्दी बताओ। परमाणु त्रिज्या। क्या कहलाती है? ध्यान देना, ये यहां से यहां तक की त्रिज्या। थोड़ा सा मुझसे वो बराबर नहीं बने, आप समझ लो कि ये नाभिक बिल्कुल एकदम बीच में है, आप थोड़ा ऐसा बना लो, ये हो गया। वो कभी बराबर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये नाभिक यहां से यहां तक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या हुई। यहां से यहां तक की त्रिज्या, मैं अब फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखना सब लोग। यहां तक की त्रिज्या ये, इससे यहां तक की त्रिज्या कौन सी कहलाई बताओ? परमाणु त्रिज्या। आ गई बात समझ में? यहां से यहां तक की त्रिज्या, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, ये परमाणु त्रिज्या है। और यहां ये जो सहसंयोजक बंध बन रहा है, उसमें इतना हिस्सा तो गायब हो गया, देखो गायब हुआ कि नहीं इतना हिस्सा? तो इतना क्या हो गया? कुछ कम दिख रहा है तुमको? ये सहसंयोजक त्रिज्या ज्यादा दिख रही है कि परमाणु त्रिज्या ज्यादा दिख रही है? बताओ। तो समझ आ गई, परमाणु त्रिज्या हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से
ज्यादा रहती है। ये दूसरा पॉइंट आपका बन गया, परमाणु त्रिज्या ज्यादा है, सहसंयोजक त्रिज्या कम है। अभी 1 मिनट समझ लो, फिर लिखना बाद में। पॉइंट क्लियर हो गया ना तुमको ये? आप इधर देखो, वांडर वाल त्रिज्या, ध्यान से सुनना। ये एक H2 का अणु हो गया, ये H2 अणु है बेटा। ये क्या है? H2 का अणु, H2 का दूसरा अणु। ये इसका नाभिक हो गया, इसका नाभिक हो गया। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कौन सी है बताओ जल्दी? ये कौन सी है यहां तक? परमाणु त्रिज्या, ठीक है। आधा कर दें तो क्या हो जाएगी? ये बंध लंबाई का आधा कर दें तो ये दो परमाणु आपके इस तरह से बंध बना लिए, बंध बन गया, ये बंध बन गया, ठीक है। यहां देखो, ये H2, इधर देखना ध्यान से, ये एक हाइड्रोजन H2 है, ये भी हाइड्रोजन H2 है। इन दोनों को पास पास ला रहे हैं, पास पास ला रहे हैं, इससे पास नहीं ला सकते। अब इससे पास लाने की कोशिश की तो ये रिपेल कर रहे हैं। ये कितनी दूर है? पास लाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आकर्षण हो रहा है, पास लाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना पास ले आए तो ये विकर्षण करने लगे, फिर अपने आप ऐसे हो गए दूर। तो ये H2, ये H2 को आप पास लाओ, ठीक है। तो पास लाते 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 विकर्षण शुरू हो जाएगा, अपने आप वो एक निश्चित दूरी पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां तक की दूरी है, ये उसका आधा, ये इधर ले लो आधा या इधर ले लो आधा, ये कहलाती है वांडर वाल त्रिज्या। दो परमाणु, दो परमाणु नहीं, दो अणु हैं, ये दो अणु हैं, ये इधर एक इधर, ये एक अणु है, ये दूसरा अणु, ऐसे दो अणु हो गए। दो अणु के ये वाला परमाणु, ये वाले परमाणु के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इसमें ये पास पास नहीं आएंगे इस तरह से, बिल्कुल ये चिपकेंगे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा। ये अलग अणु है, ये अलग अणु है, इनको पास लाने की कोशिश कर रहे। अब इससे ज्यादा पास ये नहीं आ पाएंगे, अब इससे ज्यादा पास लाओगे तो रिपल्सन। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई इनके बीच, ये वाली हो गई सपोज इसकी। पहले ये दूर था, पास लाया और लाया और लाया, यहां तक ले आया मैं, इसके बाद विकर्षण शुरू हो गया। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसका आधा क्या कहलाया? वान डेर वाल त्रिज्या। बताओ यहां तक की त्रिज्या क्या है ये, बोलो। और यहां तक क्या हो गई? यहां से यहां तक। तो वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी, परमाणु त्रिज्या उससे छोटी, और सहसंयोजक त्रिज्या उससे भी छोटी। आगे समझ में बात? तो ये नीट में एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वान डेर वाल त्रिज्या सबसे होती है बड़ी, उससे छोटी होती है परमाणु त्रिज्या, और उससे छोटी होती है सह संयोजक त्रिज्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई आपको? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वाल त्रिज्या, और उससे छोटी होती है सह संयोजक।
बना लिया। तो अब ध्यान से सुनना, अब मैंने एक ही में तीनों को क्यों समझाया, एक ही में तीनों को जब अपन समझते हैं तभी क्लियर होता है कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तीनों बातें आप भी इसी तरह बना लेना। बना लिया कि नहीं अभी? फटाफट बनाओ। अब ध्यान सुनना बच्चों, किसी भी त्रिज्या का क्रम, चाहे वो कोई सी भी त्रिज्या हो, मैं एक पे आपको सारी बातें समझा रहा हूं, एक ही बात में आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ध्यान से सुनना, त्रिज्या कोई सी भी हो, आप वर्ग में त्रिज्या, सब ध्यान दें इधर, कोई भी वर्ग, मैंने सातवां वर्ग ले लिया, हेलोजन समूह ले लिया, सातवां वर्ग मतलब हेलोजन समूह, और 17वां भी बोलते हैं, सातवां भी बोलते हैं और 17वां। सातवां बोलना है तो सातवां ए बोल सकते हो, और सातवें को ही आप क्या बोलते हो, 17वां। 13वें को क्या बोलते हो, तीसरा। पढ़ा चुका हूं भैया पूरा आपको पीरियोडिक टेबल में, पहला दूसरा, तीसरे को 13वां, 14वें को चौथा, 15वें को 5वां, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों 7वां समूह ले लिया, ध्यान देना तुम लोग, एफ सी एल डी आर आई। यहाँ देखो ये समूह 7वां है, और यहाँ पर ये आवर्त दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। एस्टेटीन लेना हो तो वो भी ले लो, 6वां। तो ये आवर्त है, ये आवर्त। आवर्त का मतलब फ्लोरीन में केवल 2 ही कोष है, इसमें 3 कोष है, इसमें 4 कोष है, इसमें 5 कोष है। ये देखिए, बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। समझ आ गया? क्या होना चाहिए बताइए, पहली चीज परमाणु त्रिज्या क्या होनी चाहिए नीचे जाने पर? नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, समझ गए? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है परमाणु त्रिज्या, जल्दी बोलो। कोषों की संख्या बढ़ती है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश स्थिर रहता है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वर्ग में नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में कोई परिवर्तन, कल लिखा चुका हूं, देखिए आप, तो स्थिर रहता है। तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, पहली बात। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो किसके साथ आएगा, इसके साथ, ये लिख दिया। और नीचे भी लिख देना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश को स्थिर रहता है।
देखो तुम्हारे पास जगह काफी है कॉपी में लिखने के लिए, मेरे पास बोर्ड में समझाने के लिए इतना ही बोर्ड अवेलेबल है यहाँ पर। तो दूसरा देखो, सब बात इधर ध्यान से देखना। दूसरा, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सब पर पॉजिटिव चार्ज ले आया, बताओ, सब पर पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे क्या किया बोलो, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन इससे, 1 रुपए इससे भी निकाला, 1 रुपए इससे भी निकाला, 1 रुपए इससे भी निकाला, 1 रुपए इससे भी ले लिया, तो सबके पास रुपए की संख्या तो उतनी कम हुई, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, सब पे बराबर कम है। तो नीचे जाने पर बिल्कुल सेम धनायन त्रिज्या बढ़ती है, कोई इसमें और उसमें डिफरेंस नहीं है, बढ़ती है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव कर दिया, तो भी ऋणायनिक त्रिज्या बोलो बढ़ती है, तब भी बढ़ेगी। सब पर क्या, एक, सबको मैंने एक एक रुपए दे दिए, तो सबके पास जितने थे पहले से सबके पास एक एक बढ़ गया, क्या अंतर आया, समझ आ गया। ये बढ़ेगी, नीचे जाने पर ये भी बढ़ेगी, नीचे जाने पर ये भी बढ़ेगी। सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या बताइए बढ़ती है। अरे बच्चों, इसमें इतना बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ ये, इसकी बॉन्ड लेंथ ये, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। अब भी समझाया बॉन्ड लेंथ आपको मैंने, ये ऐसा, ये यहां से यहां तक की दूरी बॉन्ड लेंथ कहलाती है कि नहीं। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो जब आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ, समझ आ गया, बढ़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो सहसंयोजक त्रिज्या तो उसका आधा होती है, ये देखो ये भी तो बढ़ रही है, ये देखो बॉन्ड लेंथ का आधा, बोलो बॉन्ड लेंथ का आधा, तो बस ये देखो यहां से यहां तक की दूरी बढ़ी, तो ये और ज्यादा बढ़ी, ये और ज्यादा बढ़ गई, ये और ज्यादा बढ़ गई, तो सहसंयोजक त्रिज्या भी नीचे जाने पे बढ़ती है, ये बढ़ गई, बढ़ती है लिख दूं। अब बताओ, ये भी बढ़ गई, तो उसको याद करो, कौन सी, वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल त्रिज्या क्या है, ये ऐसे दो हैं, इनके बीच यहां से यहां तक की दूरी का आधा, तो ये जब आकार बढ़ेगा तो वांडरवाल त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो चाहे, अब ध्यान से सुनना, चाहे सहसंयोजक त्रिज्या हो, चाहे धनायन त्रिज्या हो, चाहे ऋणायन त्रिज्या हो, चाहे परमाणु त्रिज्या हो, दुनिया की कोई सी भी त्रिज्या हो, हमेशा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा बढ़ती है। एक ही बार में बात समझ आ जानी चाहिए, आ गई कि नहीं, ठीक है। आपका पांचवा ये भी लिख लेना, वांडरवाल त्रिज्या, ये भी नीचे जाने पर बढ़ती है, ये भी बढ़ती है। हुआ क्लियर कि नहीं। तो दोनों त्रिज्याएं, दोनों नहीं, सारी, परमाणु, धनायन, ऋणायन, सहसंयोजक, वांडरवाल, सारी त्रिज्याएं नीचे जाने पर बढ़ती हैं। अब आपको कोई डर नहीं है, नीचे जाने पर त्रिज्याएं हमेशा बढ़ती। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया आपको सबको पॉइंट ये।
तो अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल पर ये सारी बातें समझा दी, आपको क्लियर होना चाहिए। हमेशा पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम इस तरह से पढ़ाई करें कि हमको वो चीजें हमेशा याद रहें। अगर आप इस तरह से सोचोगे कि हमको चीजें हमेशा याद रहें, तो ये पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें पूरी रेंज वाइड है और कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलिए देखिए, हो गया बताएं। अच्छा, मान लो मैं ये वाला ग्रुप ले लेता, पहला वर्ग, वर्ग पहला ले लेता, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ले लेता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, फ्रांसियम। इसको छोड़ देना क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। वर्ग पहला आवर्त, हाइड्रोजन पहले आवर्त में आता है, इसमें केवल एक ही कक्षा होगी। इसमें लिथियम में कितनी कक्षा हो जाएंगी बोलो? 2 कक्षा हो जाएंगी। सोडियम में 3 कक्षा हो जाएंगी। पोटेशियम में 4 कक्षा हो जाएंगी। रुबिडियम में 5 कक्षा हो जाएंगी। सीजियम में 6 कक्षा। ठीक है ना? अब बताओ, सबसे छोटा रेडियस ये होगा, उससे छोटा और उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये रेडियस बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। अब तुमने यहाँ पर धनायन ले लिया, लिथियम धनायन, सोडियम धनायन, पोटेशियम धनायन, रुबिडियम धनायन, सीजियम धनायन, ये ले लिया। अब बताओ, बिल्कुल वही की वही चीज है। आप ऋणायन बना दो इनके सबके, लिथियम ऋणायन, सोडियम ऋणायन, पोटेशियम ऋणायन, रुबिडियम ऋणायन, सीजियम ऋणायन। वैसे बनेंगे नहीं, वैसे ऋणायन बनेंगे नहीं। मैं तो केवल आपको त्रिज्या समझाने के लिए मैंने ऋणायन बना दिए। तो चाहे ऋणायनिक त्रिज्या हो, चाहे धनायनिक त्रिज्या हो, चाहे परमाणु त्रिज्या हो, इसमें क्या सहसंयोजक त्रिज्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो आयनिक बंध बनाने वाले हैं, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। अरे सुना है ना, NaCl कौन सा बंध बनाता है? NaCl आयनिक। तो इसमें कोवैलेंट तो नहीं। और दूसरी एक और बात है, ध्यान से सुनना, धात्विक बंध, ये सब के सब, इसको छोड़ दो तो सब धातु है। तो धातु 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 परमाणु के बीच जो बंध बनता है वो धात्विक बंध। तो चाहे वो धात्विक बंध हो, चाहे वो धात्विक बंध हो, उसकी लंबाई भी बढ़ती है। धात्विक बंध से बनी धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या बच्चों, धात्विक त्रिज्या भी बढ़ती है। या अब बात समझो कि धात्विक त्रिज्या क्यों बढ़ रही है? तो भाई ये बड़ा धातु है तो धात्विक त्रिज्या तो बढ़नी है ना। ये सबसे कम कोष वाला धातु है तो इसकी त्रिज्या कम रहेगी। धातु त्रिज्या भी इसकी कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा त्रिज्या इसकी रहेगी। इसको छोड़ देना रेडियो एक्टिव है। तो बच्चों, चाहे धात्विक त्रिज्या का क्वेश्चन हो, चाहे सहसंयोजक त्रिज्या का हो, चाहे वांडर वाल त्रिज्या का हो, धनायन त्रिज्या का हो, ऋणायन त्रिज्या का हो, किसी भी वर्ग में नीचे जाने पर हमेशा त्रिज्या बढ़ती है, फिक्स है। समझ गए? ये भी आप लिख लो, केवल एक लिख लो, ये केवल धात्विक त्रिज्या, बाकी तो समझ में आई नहीं।
बोलो, बात क्लियर हो गई सबको अच्छे से त्रिज्या की है? अब आगे की बात करते हैं। अब किसी समूह में तो आपने देख लिया, अब आवर्त में तो लिखिए आवर्त में त्रिज्या। अच्छा अभी रुक जाओ, आवर्त में अभी रुक जाओ, ऊपर मैं तुमको एक ग्रुप की और समझाता हूं। पहले ये 13वां समूह या तीसरा समूह, थर्ड ए। थर्ड ए को 13वां भी बोलते हैं, थर्ड ए को 13वां समूह भी बोलते हैं। 3 13, 3 में भी 3, 13 में भी 3, ऐसे हमेशा ध्यान रखना। 4 14 5 15 तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। 13वां समूह बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सीलियम। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर पूछा गया 2020 में, ये 2020 का क्वेश्चन। ये आवर्त नंबर 2 3 4 5 6, पहले आवर्त में कोई तत्व नहीं होता हाइड्रोजन के अलावा, उधर हीलियम है। पहले आवर्त में केवल हाइड्रोजन इधर है और हीलियम इधर है, बाकी सब जगह पहले आवर्त में कोई भी तत्व नहीं होता। याद करो, अपन ने पहले आवर्त में लिखे 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें में 18, छठवें और सातवें में 32 36 लिख चुके हैं अपन लोग। तो बच्चों सबसे छोटी त्रिज्या इसकी होनी चाहिए, हो गई त्रिज्या, क्योंकि तो 2 इसमें कोश है। उससे बड़ी त्रिज्या इसकी हो गई, ये देखिए ये इससे बड़ी हो गई त्रिज्या। इसकी त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए, पर इसकी त्रिज्या छोटी हो जाती है थोड़ी। इससे तो बड़ी है पर इससे छोटी है, ये देखो ये बड़ी है और ये थोड़ी छोटी हो गई। ये बड़ी त्रिज्या है, ये थोड़ी सी छोटी से हो गई। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियम और बड़ा हो गया और थीलियम, तो बताओ क्या हुआ? बोरान की त्रिज्या सबसे छोटी, उससे बड़ी त्रिज्या किसकी है? एल्यूमिनियम की। बट एल्यूमिनियम से छोटी त्रिज्या किसकी हो गई? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट, गैलियम, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, ये एक्सेप्शन बन गया। उससे ज्यादा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम, ये एक्सेप्शन। ये आपको जस्ट लास्ट ईयर 2020 का एक प्रश्न है, पर इसको आप बना लो, मैं समझाता हूं। तो बोरान के बाद एल्यूमिनियम नहीं आया, कौन आ गया? गैलियम। अब मैं परमाणु क्रमांक लिखता हूं। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, एल्यूमिनियम का होता है 13 और गैलियम का होता है 31। इसका होता है 49 और इसका होता है 81। बोले सर क्या ये याद रखें? आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ बात समझाने के लिए लिख दी है मैंने। तो देखो इधर ध्यान से बच्चों, गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31 और जिंक का क्या होता है? 30। तो ध्यान से सुनना, ये इसके पहले जिंक है, इसके पहले कौन है? जिंक। और जिंक कौन सा तत्व है? बताओ जिंक कौन सा तत्व है? डी ब्लॉक तत्व है। और डी का आकार तुम्हें मालूम है कैसा होता है? डी का आकार डबल डंबेल। और डबल डंबेल होने के कारण इसका शील्डिंग प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है? कम। जब परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक खींच लेता है, आकार कम हो जाता है। तो बस यही लिखना है,
गैलियम का आकार या त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम हो जाती है, क्योंकि 3D ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव कम होता है। 3D ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव कम होता है। इसके आगे जिंक है, जिंक में 3D होता है, जानते हैं ना, 3D तक बढ़ता है। तो ये खास बात होती है, 3D ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव कम होता है। थ्री ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव कम होता है और नाभिकीय आवेश 18 से बढ़ता है। नाभिकीय आवेश 18 से बढ़ता है, जबकि कोश की संख्या 1 से बढ़ती है। ये अलग से लिख दिया मैंने, इधर देख लो कोश क्या है, इधर देखो, इसमें 3 कोश है, इसमें 4, ध्यान से सुनना, इसमें 3 कोश है, इसमें 4, तो 4 कोश है तो कोश तो 1 ही बढ़ा, लेकिन प्रभा नाभिकीय आवेश कितने से बढ़ गया एकदम, देखो जोड़ो इसमें 13 और 18, 13 और 18 31। नाभिकीय आवेश माने प्रोटॉनों की संख्या, नाभिकीय आवेश 18 से बढ़ा और कोश की संख्या केवल 1 से बढ़ी। तो ये सेकेंडरी बात होती, मेन बात ये है 3D ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव कम होता है। 3D ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, इसलिए क्या होता है, त्रिज्या कम हो जाती है। यहाँ देख लो, ये डी ऐसा है और ये आखिरी कोश है, ये आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉन है और यहाँ नाभिक हो गया, डी ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन तो घूमने वाला है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन जब खींचता है नाभिक, तो कि डी का परिरक्षण कम होता है। आपको समझा चुका हूँ परिरक्षण प्रभाव लास्ट क्लास में। तो ये इलेक्ट्रॉन खिंच जाता है, ये आकार छोटा हो जाता है। ये जस्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल लास्ट ईयर। आ गया समझ में? तो 2 चीजें करना है, कारण को समझना है, ये समझा दिया साइड में, अगर तुम ऐसा बना लोगे तो जीवन भर याद रहेगा। कारण को समझना है और स्टेटमेंट याद करना है, याद हो जाना चाहिए। याद करना कि 3D का शील्डिंग कम होता है, याद है, ठीक है। अब समझना कि होता क्या है। तो बच्चों ये आखिरी कक्षा है 4 वाली, और ये 3D है, इसका आकार कैसा दिख रहा है, ऐसा डंबेल, इसने पूरा परिरक्षण नहीं किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खिंच जाता है, तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसा, तो ये खिंच जाता है और आकार कम हो जाता है। समझ गए? इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान देना, तो पहला आवर्त तुम पहला समूह देख लिया तुमने, दूसरा समूह देख लिया, तीसरा समूह में क्या था, अपवाद था, 14वां समूह, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, ये सारे, इसको अपवाद ये वाला देखने के अलावा बाकी सब में नीचे जाने पर त्रिज्याएं बढ़ती है।
वे में आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, और इन दोनों में भी नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। देख चुके हैं। केवल एक ग्रुप ये ऐसा है जिसमें अपवाद है, ये वाला। ये पी ब्लॉक हो गए पूरे, और ये कौन से हो गए? एस ब्लॉक। मैंने आपकी समस्या आजीवन हल कर दी, एस ब्लॉक की भी और पी ब्लॉक की। त्रिज्या की समस्या अब आपको कभी नहीं आएगी, आप कोई सा भी ग्रुप फंसे, ठीक है, एस में और पी। ठीक है, लिख लिया? हो गया क्लियर कि नहीं? अब चाहे कोई सी भी त्रिज्या दी जाए, वांडरवाल, चाहे सहसंयोजक, चाहे धनायन, ऋणायन, सब नीचे जाने पर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। तो सारी प्रकार की त्रिज्याएं, उनका नीचे जाने पर इफेक्ट सब समझाती है। ये वर्ग में, ठीक है। अभी डी ब्लॉक पे विचार नहीं किया, एफ ब्लॉक पे विचार नहीं किया अपन। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पे अभी सोचेंगे, ठीक है। माने मैंने पढ़ाने का तरीका जो यूज कर रहा हूँ कि आगे जब आपको डी ब्लॉक पढ़ना पड़े तो भी आप अगर ये पढ़ें तो आपको अभी से याद रहे। त्रिज्या मतलब पूरे संसार की केमिस्ट्री की त्रिज्या खत्म, चाहे वो कोई से भी समूह हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो। त्रिज्या पढ़ना मतलब त्रिज्या पूरी पढ़ रहा है। देखो इधर, अब आवर्त की बात कर लें पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद बात करेंगे डी ब्लॉक की। ये लेफ्ट, इधर देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट। तो अपन जा रहे हैं इधर, लेफ्ट से राइट की तरफ। ध्यान से सुनना, कभी कभी तुम जब क्वेश्चन पढ़ोगे, बुक को सॉल्व करोगे तो उल्टा बोल देते हैं, राइट टू लेफ्ट, माने इधर से इधर, ठीक है। तो ऐसा याद इसलिए दिलाता हूं कि अपन केवल यही सोचते हैं लेफ्ट टू राइट। अरे भाई, लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं तो राइट टू लेफ्ट भी तो जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। ये देखते, आपने ले लिया दूसरा आवर्त, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, और नियान को छोड़ना है। नियान को छोड़ना है, क्यों छोड़ना है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, सब में परमाणु, सभी में ये नाभिक हो गया। ध्यान से सुनना, इनमें सभी में कितने कोष दिख रहे हैं तुमको? 2 कोष। ये देखो, दूसरा आवर्त का मतलब, दूसरा आवर्त का मतलब कौन सा कोष होता है? दूसरा कोष, 2 कोष। तो इसमें भी 2 कोष हैं, और इसमें तक 2 कोष हैं, इसमें भी 2 कोष है। ये देखिए नाभिक, और इसमें भी 2 कोष। पर इसमें त्रिज्या बड़ी है और इसमें त्रिज्या सबसे छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जब आप जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। और नाभिक में जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, भले ही ऑर्बिट 2 है, इसमें भी ऑर्बिट 2 है, त्रिज्या का आकार कम होता चला जाएगा। तो बस ये लिखना है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, क्योंकि
बच्चों ध्यान से सुनना, त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। तो यहाँ नाभिक में आवेश कम है और यहाँ नाभिक में आवेश ज्यादा है, तो क्या करेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, त्रिज्या क्या होते जाएगी, कम। बोले सर फिर ये क्या लिख दिया आगे, ये देखो ये दूसरा आवर्त है बच्चों, इसमें भी 2 कोष, इसमें भी 2 कोष, इसमें भी 2 कोष, इसमें भी 2 कोष, कोषों की संख्या समान रहती है। किंतु बोले सर इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये सह संयोजक बंध नहीं बनाता, ये केवल कौन सा बंध बनाता है बोलो, वान डेर वाल्स बंध बना सकता है, इसलिए ये इसको अपन हटा दें। तो ये सबसे बड़ा आकार, छोटा 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 छोटा, और ये सबसे छोटा आकार, इसको छोड़ देना क्योंकि यह वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। इसमें कोई सी भी परमाणविक त्रिज्या नहीं यूज करते, इसमें वान डेर वाल्स त्रिज्या यूज करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहीं तक लिखिएगा, है ना, इसको ऐसा हटा, ऐसा करते अलग। बच्चों आ गया समझ में ये पॉइंट। तो नाभिक में आवेश का बढ़ना त्रिज्या के कम होने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। हो गया क्लियर ये। तो त्रिज्याओं को समझना अब तुम्हारे लिए बहुत आसान है। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा लैंथेनाइडों की त्रिज्या, डी ब्लॉक की त्रिज्या और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या। त्रिज्या एक साथ पूरा मैंने पूरी पुस्तक का कंप्लीट करना है, पूरी पुस्तक की त्रिज्या एक ही बार में कंप्लीट करना है, और हमेशा याद रखो इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कोई चीज पढ़ी, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, तो पूरी पुस्तक मतलब एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी की, एफ की, एक ही बार में पूरी फिनिश करो, और फिर जब डी ब्लॉक पढ़ो तो फिर पढ़ लो, क्या नुकसान है। अपने को हमेशा याद रहनी चाहिए सिलेक्शन उसका होगा जिसको चीजें हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखने का क्या तरीका है, हमेशा याद रखने का केवल एक तरीका है, बार बार रिवीजन करना, ठीक है, बार बार रिवीजन करना। बार बार रिवीजन कैसे होगा बोले, टाइम नहीं मिलता, सारे टाइम इधर उधर के खत्म करने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो बोले यार मॉल भी घूम आऊं, बोट क्लब भी घूम आऊं और पढ़ भी लूं, तो नहीं होता, सारा पूर्ण त्याग करना पड़ता है, पूर्ण त्याग, ठीक है। किसी भी चीज में जब पूर्ण त्याग करते हैं तभी सफलता मिलती है, ठीक है। सब कुछ करके सब कुछ नहीं पा सकते, ठीक है।
चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपको समझाएंगे कौन सी ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन। डी ब्लॉकों की त्रिज्या बड़ी उल्टी है थोड़ी। डी ब्लॉक की त्रिज्या, अब देखो पूरी त्रिज्याओं में मैंने आपको ऐसी बात समझा दी कि कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। और एक केवल एक्सेप्शन है, एक केवल बोरान एल्यूमिनियम गैलियम वाला, जिसको तुम्हें परमानेंटली याद रखना है। तो अब आप डायरी बनाएंगे, ठीक है। कौन सी वाली डायरी? जेब में रखने वाली, इतनी पतली। तो त्रिज्या की कौन सी बात उसमें लिखना है? बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहेगा, इसको आपको देखना, बाकी सारी चीज याद रहेंगी। तो अब आपको हमेशा मेरी बात ध्यान से सुनना। आज एक डायरी लो केमिस्ट्री की, ठीक है, फिजिक्स की, सबकी ले लो। सिर्फ डायरी मोटी नहीं होनी चाहिए, डायरी बिल्कुल पतली 40-50 पेज की। अपनी कॉपी में अपने एनसीईआरटी में टोटल मिला के 32 चैप्टर हैं, ठीक है। 32 दूनी 64, 50-60 पेज की एक डायरी, जिसमें केवल वो लिखना है, एक्सेप्शन लिखना है, और जो चीज याद नहीं रहती वो लिखना है। समझ गए? पूरी पीरियोडिक टेबल, ये पूरी आपने त्रिज्या पढ़ ली, पूरी त्रिज्या हर तरह से तुम्हें याद रहेगी, लेकिन बोरान एल्यूमिनियम वाला पॉइंट भूल जाओगे एक। तो बस छोटी सी जगह में आपको उसे लिख लेना है। कल मैं सबके पास डायरी देखूंगा अगली क्लास में, ठीक है। आज से तुम लोग को डायरी भी तैयार करना है। चलिए रखते हैं। थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग को सारी बातें समझ में आ गई? जो बच्चों तुम लोग को सारी बातें समझ में आ गई?